हम पढ़ेंगे सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से इक्वेशन को सॉल्व करना। इससे पहले हमने सूत्र परावर्ती योज्य से समीकरण को हल करना सीखा था। उसके 4 सूत्र हमने सीखे थे। इसके 6 मीनिंग हैं, इसके 6 मीनिंग है और आपकी बुक में वो 6 की 6 लिखे हुए हैं। तो मैं इधर समझा रहा हूँ, फिर भी आप एक बार उस बुक में से ज़रूर पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें। मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इसको ढंग से सुने कि मैं क्या कह रहा हूँ। इस सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का जो पहला मीनिंग है वो ये कहता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन यानी किसी रैखिक समीकरण में कोई उभयनिष्ठ खंड है यानी कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब कि जो सारे टर्म में आ रहा है एक जैसी चीज, तो उसमें उस कंडीशन के अंदर जो कॉमन फैक्टर हो उसको इक्वल कर दो 0 के, उसको इक्वल रख दो 0 के, तो उससे हमारे पास हमारे वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 12x प्लस 7x या सॉरी प्लस 3x इक्वल्स टू 4x प्लस 5x। तो मैंने देखा कि इस लीनियर इक्वेशन के अंदर एक कॉमन टर्म आ रही है जो कि कौन है, x है। तो कॉमन फैक्टर को इक्वल रख दो 0 के। तो कॉमन फैक्टर क्या आया था, x। तो हम क्या लिखेंगे, x इज ए कॉमन फैक्टर, इज ए कॉमन फैक्टर। जब ये कॉमन फैक्टर हुआ तो हम क्या कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉमन फैक्टर को किसके इक्वल रखना था, 0 के। आइए इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि सपोज करो कि 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 7x प्लस 1 है। तो मैंने देखा कि इसके अंदर एक कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि कौन सा है, x प्लस 1 है। तो इस x प्लस 1 को मुझे इक्वल रख देना है 0 के, क्योंकि x प्लस 1 इज ए कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर को किसके इक्वल रखना है, 0 के। तो x इक्वल्स टू -1। आई होप आपको फर्स्ट मीनिंग समझ में आया होगा। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, क्या कहता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कोई कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर को इक्वल करके इक्वल रख देना है 0 के और तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आइए इसका आप सेकेंड मीनिंग समझते हैं। सेकेंड मीनिंग क्या कहता है, सेकेंड मीनिंग कहता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कोई इंडिपेंडेंट टर्म है यानी कोई स्वतंत्र पद है, मतलब कि कोई कांस्टेंट टर्म दोनों ही साइड में सेम है, इक्वल है, तो हमेशा वेरिएबल की वैल्यू 0 होगी, हमेशा। जैसे कि आइए हम फॉर एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिया x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 6। देखो हमें स्टार्ट हमेशा डायरेक्ट हमें देखते थोड़ी ना मालूम चलेगा कि इसमें फर्स्ट मीनिंग लग रही है कि सेकंड मीनिंग लग रही है, इसलिए हमें तो फर्स्ट मीनिंग से लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट मीनिंग क्या थी कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कोई कॉमन फैक्टर है तो इसको इक्वल रखना है 0 के। मैंने देखा कि इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे किसमें, इक्वेशन मीनिंग सेकंड के अंदर। मीनिंग सेकंड क्या बोलता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में इंडिपेंडेंट टर्म सेम हो। अब इंडिपेंडेंट टर्म निकालने के लिए हमें इसका फाइनल सॉल्यूशन मालूम होना जरूरी है। फाइनल सॉल्यूशन कैसे की, जैसे x प्लस 2x की मिलकर कितना हुआ, 3x, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2x प्लस 12। मैंने देखा कि इसके अंदर 12 दोनों में इंडिपेंडेंट टर्म सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंट टर्म इज इक्वल, टर्म इज इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए ऑलवेज वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऑलवेज वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आइए इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे लिया x प्लस 1 x प्लस 9 इक्वल्स टू x प्लस 3 x प्लस 3। जब मैंने ये इक्वेशन ली तो मैं सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट लगाऊंगा, क्या इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है। तो हम किसकी तरफ जाएंगे, अब सेकेंड मीनिंग की तरफ। क्या कहता है कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट टर्म इक्वल हो तो इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या होना जरूरी है, फाइनल सॉल्यूशन होना जरूरी है। तो फाइनल सॉल्यूशन निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे। लेकिन हम
एक आइडेंटिटी लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 10x प्लस 9, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आया। इसको भी आइडेंटिटी सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। मैंने देखा कि दोनों में एक इंडिपेंडेंट टर्म 9 इक्वल आ रही है, इसलिए वेरिएबल की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी। यह हमारा मीनिंग सेकंड था। अब बात करते हैं मीनिंग थर्ड की। मीनिंग थर्ड क्या कहता है देखें। मीनिंग थर्ड कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन में, अब बात किसकी कर रहे हैं, फ्रैक्शन की, ना कि लीनियर इक्वेशन की। अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है, इसका मतलब कि अंश समान है। क्या है, अंश समान है, तो हरों का योग करो। अगर अंश समान है तो हरों का योग करो और हरों के योग को 0 के बराबर रख दो, जिससे तुम्हारे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आइए हम देखते हैं, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल लिया m अपॉन 2x प्लस 1 प्लस m अपॉन 3x प्लस 4। अब देखो मैंने क्या बोला था कि अगर न्यूमरेटर सेम हो यानी अंश समान हो। क्या अंश समान है? यस बिल्कुल, m और m दोनों ही फ्रैक्शन में m इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का सम करेंगे। डिनोमिनेटर कौन कौन से, इसका और इसका सम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर इज सेम, देयरफॉर सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, हरों का योग करेंगे, जो कि कैसे होगा 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 4 यानी 5x प्लस 5। देन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, क्या था थर्ड मीनिंग, कि अगर न्यूमरेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर का सम करो, जो कि मैं कर चुका। फिर उस डिनोमिनेटर के सम को इक्वल रख दो 0 के। 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 1। तो आया होगा आपको समझ में? नहीं आया है तो एक बार पॉज करके या रिवर्स करके वीडियो को वापस देखें और समझने का प्रयास करें। आइए हम देखते हैं फोर्थ मीनिंग। फोर्थ मीनिंग क्या कहता है कि अगर किसी फ्रैक्शन में उसके न्यूमरेटर का सम यानी दोनों ही न्यूमरेटर का सम और दोनों ही डिनोमिनेटर का सम या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशो के अंदर हो। तो आप इस डेफिनेट वर्ड को समझने की कोशिश करना कि क्या चीज है। क्या बोला मैंने कि अगर फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशो में हो, तो किसी भी एक के सम को इक्वल रख दो 0 के, जिससे तुम्हें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जैसे कि आइए समझते हैं हम एक एग्जांपल लेकर। मैंने लिया जैसे 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब डायरेक्ट मुझे एग्जाम में आ जाएगा तो मुझे देखते तो मालूम नहीं चल जाएगा कि फोर्थ मीनिंग से सोल्व हो रहा है। तो मैं फर्स्ट मीनिंग से स्टार्ट करूंगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड मीनिंग से मुझे देखते ही मालूम चल जाता है कि फर्स्ट और सेकंड में हमने बोला था लीनियर इक्वेशन, जबकि वो लीनियर इक्वेशन ना होकर क्या है, ये फ्रैक्शन। तो हम थर्ड मीनिंग लगाएंगे सबसे पहले। थर्ड मीनिंग क्या कहता है कि अगर न्यूमरेटर सेम हो। क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं है, तो थर्ड मीनिंग भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ मीनिंग की तरफ। फोर्थ मीनिंग क्या कहता है कि दोनों ही फ्रैक्शन के न्यूमरेटर का सम और दोनों ही डिनोमिनेटर का सम यानी इन दोनों का सम और इन दोनों का सम यानी योग या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशो में हो, तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी एक के सम को इक्वल रख दो 0 के। यानी इन दोनों का सम करना है। सम ऑफ न्यूमरेटर, सम ऑफ न्यूमरेटर कितना है 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ठीक है, इधर आओ। सम ऑफ डिनोमिनेटर क्या कहता है 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 3, इट मीन्स 4x प्लस 8। मैंने देखा कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर इज इक्वल, तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल, देयरफॉर किसी भी एक के सम को इक्वल रख दो 0 के, और इधर से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, माइनस का 2।
अब इसमें इक्वल तो समझ में आ गया, डेफिनेट रेशियो वाली चीज समझ नहीं आई। चलो आओ उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं डेफिनेट रेशियो क्या होता है। डेफिनेट रेशियो के लिए जैसे मैंने लिया 3x + 4 अपॉन 6x + 7 इक्वल्स टू x + 1 अपॉन 2x + 3। सबसे पहले थर्ड मीनिंग लगाते हैं, क्या इसका न्यूमरेटर सेम है? नहीं, तो कैंसिल। अब आते हैं फोर्थ मीनिंग की तरफ। क्या कहता है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो। अब हम इन दोनों का सम करके देखते हैं। सम ऑफ न्यूमरेटर यानी 3x + 4 + x + 1 इज इक्वल टू 4x + 5। कैसे? 3x + x इज इक्वल टू 4x, 4 + 1 इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से हम करके देखते हैं सम ऑफ डिनोमिनेटर। सम ऑफ डिनोमिनेटर कितना? 6x + 7 + 2x + 3, यानी इन दोनों को ऐड करा तो 8x और इन दोनों को करा तो 10। अब देखो हमने सम ऑफ न्यूमरेटर भी कर लिया और सम ऑफ डिनोमिनेटर भी कर लिया। तो डेफिनेट रेशियो ये कहता है कि अगर किसी में से कुछ कॉमन आ रहा है तो तुम कॉमन लो। जैसे कि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम नहीं ले रहे, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है 2, जो कि लेने के बाद अंदर क्या बचा? 4x + 5। फिर मैंने देखा कि दोनों चीज सेम आ गई, तो इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट रेशियो है, यानी 1/2। 1/2 का एक रेशियो चल रहा है, 1:2 चल रहा है, क्योंकि ये 1 टाइम्स है तो ये 2 टाइम्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड सम ऑफ डिनोमिनेटर इज अ डेफिनेट रेशियो, इज इन द डेफिनेट रेशियो। क्यों? डेफिनेट रेशियो में है। देयरफॉर हम क्या करेंगे? किसी भी एक वैल्यू को इक्वल रख देंगे 0 के, तो उससे क्या निकल कर आ जाएगा? -5/4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो फिर बोलता हूं कि आप इसको अपोज करके या रिवर्स करके जिस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, आप इसको आराम से समझने की कोशिश करें। आइए अब हम देखते हैं फिफ्थ मीनिंग। अब फिफ्थ मीनिंग क्या कहता है? फिफ्थ मीनिंग क्या कहता है? आइए देखते हैं। फिफ्थ मीनिंग कहता है कि फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जैसे इसके अंदर 2 फ्रैक्शन है, एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो इस वाली फ्रैक्शन का डिफरेंस डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का और इस वाली फ्रैक्शन का डिफरेंस यानी अंतर इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो। डेफिनेट रेशियो हम समझ चुके हैं, इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो। तो अगर इस कंडीशन में पाया जाता है तो किसी भी एक डिफरेंस को इक्वल रख दो 0 के, तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आइए हम देखते हैं। जैसे मैंने लिया 3x + 4 अपॉन 2x + 1 इक्वल्स टू x + 8 अपॉन 2x + 5। आइए अब सबसे पहले मैं थर्ड मीनिंग लगाता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन में थर्ड मीनिंग से स्टार्ट होता है कि न्यूमरेटर सेम हो। क्या न्यूमरेटर सेम है? बिल्कुल नहीं है। अब हम फोर्थ मीनिंग लगा के देखते हैं कि इसका सम और इसका सम या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो। सम कहते हैं 3x और x 4x और 8 + 4 इज इक्वल टू 12। 2 और 2x 4x, 1 और 5 6 आ रहा है, लेकिन 12 नहीं आ रहा, यानी फोर्थ मीनिंग भी हमारा नहीं बैठ पा रहा है। अब फिफ्थ मीनिंग क्या कहता है कि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशियो में हो। तो आप डिफरेंस करके देखते हैं। अब डिफरेंस कैसे करना है? न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को करना है कि डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को करना है? ये कोई फिक्स नहीं है। ये पता लगाएंगे हम, जो जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि इसके अंदर न्यूमरेटर में से हम इसको माइनस करते हैं 3x + 4 माइनस। अब अधिकतर गलती कहाँ करते हैं कि तुम इसको ऐसे लिख दोगे, जबकि ये गलत होगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। अब इसको माइनस करो, 3x में से 2x गया तो x, 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3, इसका तो डिफरेंस निकल कर आ गया। अब इसमें से देखो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस किया, अब इसमें क्या करेंगे? इसमें से, क्योंकि ये बड़ा है, इस वाले में से इसको माइनस करेंगे। कैसे? आओ देखो, 2x + 5 माइनस x - 8, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज होगा। 2x में से x माइनस हुआ तो x, ठीक है, और 5 में से 8 माइनस हुआ तो माइनस का 3। कुछ इक्वेशन गलत उतारली दिखती है मैंने, ये शायद गलत हो गई ये इक्वेशन। चलो इधर माइनस लिख लो, तो ये कितना हो गया? प्लस, और यहाँ माइनस लिख लो,
उल्टी उतार ली इक्वेशन माइनस, तो ये कितना आ गया प्लस का 3। अब देखा मैंने कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम आ गया, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी एक को 0 के इक्वल रख दो और वैल्यू फाइंड आउट आराम से कर सकते हो, यानी x इक्वल्स टू -3। आइए अब इसका डेफिनेट रेशो वाला भी समझने की कोशिश करते हैं कि x - 8 अपॉन 3x - 2 इक्वल्स टू 3x + 4 अपॉन 2x + 1। फर्स्ट मीनिंग क्या था इसका? फर्स्ट मीनिंग था लीनियर इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड लीनियर में थे, इसलिए हम वो लगाएंगे नहीं, हम थर्ड मीनिंग लगाते हैं। क्या न्यूमरेटर सेम है? नहीं, तो कैंसिल। फोर्थ मीनिंग, क्या इन दोनों का सम 3x + x 4x और ये 2x + 3x, यानी ये फोर्थ मीनिंग भी नहीं लग रहा सम वाला। अब बात करते हैं डिफरेंस की, यानी इस बड़े वाले में से इसको माइनस करते हैं। 3x - 2, तो ये x माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, तो 3x में से x माइनस हुआ तो 2x, 2 में से 8 माइनस हुआ तो प्लस का 6। कुछ कॉमन आ रहा है कि यस, यानी 2 कॉमन आ रहा है, यानी x + 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लो तभी तुम्हें डेफिनेट रेशो का मालूम चलेगा। अब इसका माइनस करके देखो, 3x + 4 - 2x - 8, तो 3x में से 2x गया तो x, 4 में से 1 गया तो 3। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, यानी इन दोनों के बीच में एक डेफिनेट रेशो है 2:1। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी एक को 0 रख के इक्वल रख दो, यानी x इक्वल्स टू -3। ये हो गया फिफ्थ मीनिंग। अब सिक्स्थ मीनिंग क्या कहता है? सिक्स्थ मीनिंग थोड़ा थर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। थर्ड मीनिंग क्या कह रहा था कि न्यूमरेटर सेम होगा तो डिनोमिनेटर के सम को इक्वल कर देंगे 0 की, यानी न्यूमरेटर सेम, इसमें भी न्यूमरेटर सेम करेगा सिक्स्थ मीनिंग में। बस हम इसको आइडेंटिफाई हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि क्या कहता है कि इस साइड के अंदर भी 2 टर्म होगी और इस साइड में भी 2 टर्म होगी, और दोनों ही टर्म यानी चारों, इस वाले 2 का और इस वाले दोनों के 4 टर्मों का जो न्यूमरेटर होगा वो सेम होगा, तो फिर डिनोमिनेटर के सम को इस वाले के डिनोमिनेटर के सम को या तो इक्वल हो या फिर डेफिनेट रेशो में हो तो इक्वल कर देना है 0 के। आइए कि हम जैसे कि हम देखते हैं 1/x - 8 प्लस x - 9 इक्वल्स टू 1/x - 5 प्लस x - 12। अब देखो इसका ये चारों जो न्यूमरेटर हैं ये सेम है, तो इसके डिनोमिनेटर का सम यानी 2x - 17 और इसके डिनोमिनेटर का सम 2x - 17 जो कि इक्वल है, तो किसी भी एक के सम को इक्वल कर दो 0 के, तो x इक्वल्स टू 17/2। ये हमारे 6 पूरे मीनिंग हो गए। तो 4 मीनिंग सूत्र परावर्ती योजित के और 6 मीनिंग सूत्र शून्य साम्य समुच्चय के हमको आने चाहिए, तभी हम समीकरण को यानी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। और एग्जाम में आज 4 साल से ये कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। तो आप लोगों को ये आना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।